बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई हैंड रेज करके मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को। एनीवन? जी रुमैसा, Yes, sir, clear. आपकी नहीं क्लियर आ रही, माइक सही करो अपना, ठीक है। Yes, sir, clear आ रही है। मैंने कहा आपकी नहीं सही आ रही, आप अपना माइक सही करो। ओके, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी। लास्ट क्लास में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? ओके, डन, फाइन, नो क्वेश्चन। ओके, चलिए जी हम आगे चलते हैं। हम लोग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, बेसिक कॉन्सेप्ट वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक्रूअल या मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये हमने डिस्कस कर लिया था उस दिन। आगे चलें जी। हमने ये एक्रूअल बेसिस की एग्जांपल थी छोटी छोटी, ये हमने डिस्कस कर ली थी। आगे चलें जी। प्री पेमेंट की डेफिनेशन क्या थी हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। आगे चलें जी। एग्जांपल एक्रूअल की हैं छोटी छोटी, ये हमने डिस्कस कर ली थी। आगे चलें जी। कंसिस्टेंसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंटेंट शुड बी कंसिस्टेंट इन देयर अकाउंटिंग एटीट्यूड। एक छोटी सी एग्जांपल थी ये वाली, ये भी हमने डिस्कस कर ली थी। आगे चलें जी। ओके, उसके बाद कंप्लीटनेस जो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड। अच्छा जी, कोई बताएगा हमने लास्ट क्लास में कहाँ इसको छोड़ा था? कंप्लीटनेस से शुरू करना है या आगे जाना है? हमने गैप आ गया ना बीच में, 2 दिन का, भूल गया हूँ। हाँ जी, कहाँ तक हमने पढ़ा था? जी जी हाफिज। सर कंप्लीटनेस से शुरू करना है। हाँ देखा ना, बाबा जी याद आ गया। ओके, अच्छा जी, बस जी। ये देखें जी, कंप्लीटनेस वो कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, ऑब्जेक्टिव ये होता है इनके बनाने का, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, कि यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। इंफॉर्मेशन इज ओनली यूजफुल इफ पर्सन कैन रिलाई ऑन इट। अगर कोई इसके, ऑब्वियसली अगर मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, इसका मतलब वो मेरे इस्तेमाल की इंफॉर्मेशन नहीं है। टू बी रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। रिलायबिलिटी हमने पीछे पढ़ा ना, तो रिलायबिलिटी एक एक क्वालिटी है इंफॉर्मेशन की। तो कहते हैं रिलायबल इंफॉर्मेशन तब तक रिलायबल नहीं है जब तक कि वो मुकम्मल नहीं है। मतलब रिलायबिलिटी का तल्लुक सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि गलत या सही बताया जाए तो सही बताया जाए तो रिलायबल है, गलत बताया जाए तो रिलायबल नहीं है। ठीक है, रिलायबिलिटी का तल्लुक इस चीज़ से भी है कि इंफॉर्मेशन मुकम्मल है या नहीं। अगर इंफॉर्मेशन नामुकम्मल है तो वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस जो है, देर इज नो नीड टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इफ इट इज़ नॉट मटीरियल। हाँ कहता है जी, कंप्लीटनेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने मटीरियलिटी को भी साथ साथ देखना है। हर इंफॉर्मेशन मटीरियल कहलाएगी अगर उसका बताना या ना बताना यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर दे। ठीक है, मटीरियलिटी की डेफिनेशन क्या है? एनी इंफॉर्मेशन विच में द डिस्क्लोजर ऑफ विच और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ विच कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स। जो हैं कि आपको बताया जाए तो आपका फैसला और हो, कोई बात आपको बताई जाए और आपको ना बताया जाए तो फ़र्ज़ करें, मैं जस्ट एज ए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के लिए, वैसे रेलिवेंट एग्जांपल नहीं है, फ़र्ज़ करें कोई साहब किसी बच्चे का रिश्ता देखने के लिए गए हैं, तो उन्होंने बच्चे के बारे में, अगर उन्हें ये बता दिया जाए कि वो बच्चा मैट्रिक फेल है तो वो रिश्ता नहीं करेंगे, और अगर उन्हें बता दिया जाए कि वो बच्चा मैट्रिक पास है तो वो रिश्ता कर लेंगे। अब उनका ये बताना कि वो मैट्रिक फेल है या मैट्रिक पास है, ये क्या है? ये मटीरियल इंफॉर्मेशन है। अगर रिश्ता करने वाला इन दोनों सिचुएशन में उसका डिसीजन मुख्तलिफ होता है, और अगर हम कहें कि जी रिश्ता करने वाले को ये बता दिया जाए कि मैट्रिक पास है या मैट्रिक फेल है, रिश्ता उसने फिर भी कर लेना है, तो फिर ये बताया जाना ये मटेरियल नहीं है। ये तो होगी एक ले मैन की एग्जांपल। अब अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन वो मटेरियल होगी जिसके बताने या ना बताने से यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो अफेक्ट होता हो, वो इंडिफरेंस ना रहता हो, मतलब उसके अंदर तब्दीली आती हो, तो हर वो इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल कहलाएगी। अब मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वो अपने आप को डिफरेंट यूज़र की जगह ज्यूम करके देखती है कि भाई अगर मैं बैंकर हूँ तो क्या ये बताने से हमारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये करने से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो फिर मटेरियल कहलाती है अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए। तो मटीरियलिटी इज एक्सप्लेन बिलो, आगे जाके मटीरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल कंप्लीटनेस रेफर वेदर ऑल ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड हैव बीन रिकॉर्डेड। अगर मैंने 6 महीने की सेल साल के अकाउंट बना रहा हूँ और मैंने आखिरी महीने की सेल ही नहीं ली, तो इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। जब आप स्टॉक शो करते हैं तो आपने रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क, ये अलहदा शो करने होते हैं। अब जब आप स्टॉक शो करें तो आप सिंपली इन्वेंट्री लिख दें, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि जी ये मटेरियल होगा कि आप बताएं कि कितनी रॉ मटेरियल है और कितनी फिनिश गुड है। तो यहाँ उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि कंपनी रेंट्स ऑफिस स्पेस एट ए कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन। वही एग्जांपल है जो पीछे हमने मैचिंग में भी डिस्कस की है। तो कहता है अब हम इसके अंदर कंप्लीट तब इंफॉर्मेशन होगी अगर मैं उस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करूं, वेदर दे आर पेड और नॉट। ठीक है। और अगर मैं कहूँ अच्छा यार ये तो पे ही नहीं हुए, लेकिन भाई मेरे ऊपर ड्यू तो हो गया क्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत, तो लिहाजा कंप्लीटनेस मीन कि इनकम और एक्सपेंसेस मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड होने चाहिए। आगे चलो जी, ये देखिए रेलेवेंस। कहते हैं जी इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट भी होनी चाहिए। अब रेलेवेंस जो है इसका ताल्लुक जो है वो बहुत सारे फैक्टर से है। इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन मेड बाय यूजर, जिसकी वजह से यूजर्स के डिसीजन के अंदर डिफरेंट डिसीजन यूजर ले सकते होंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इफ इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव एंड और फॉर कंफर्मेटरी पर्पसेस। अगर वो प्रोडक्टिव या कंफर्मेटरी पर्पसेस के लिए यूज होती है तो वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होगी। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि इट हेल्प इफ इट हेल्प्स यूजर्स टू प्रोडिक्ट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। प्रोडिक्शन करने का मतलब है फ्यूचर के बारे में आप अंदाजा कर सकते हो, तो हम कहेंगे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडिक्टेबल है। एक मिनट जी, जस्ट अ मिनट। सॉरी जी। अच्छा जी, प्रोडिक्टिव वैल्यूज का मतलब ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी बेस के ऊपर मैं फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकूं। तो वो प्रोडिक्शन के हवाले से रिलायबल होनी चाहिए कि मेरी प्रोडिक्शन उन फिगर्स की बेस के ऊपर वो मतलब अजम्पशंस के मुताबिक सही हो। और इट हैज़ कंफर्मेटरी वैल्यू। ठीक है, कंफर्मेटरी वैल्यू का मतलब है इफ इट हेल्प्स यूजर्स टू कंफर्म असेसमेंट और प्रोडिक्शंस दे हैव मेड इन द पास्ट। कंफर्मेटरी वैल्यू वो होती हैं जो किसी प्रोडिक्शन को कंफर्म कर रही होती हैं कि यार जो मैंने पिछली दफ़ा प्रोडिक्ट किया था इस दफ़ा वैसा ही हुआ है।
तो वो वाली लाइक सेल जो है, सेल पिछली दफा मैंने बजट की कि यार इतनी सेल हो सकती है, वो प्रोडिक्टिव वैल्यू थी, और अब उतनी सेल हुई या उससे थोड़ी कम ज्यादा हुई, तो वो क्या है, वो कंफर्मेटरी वैल्यू है। प्रिडिक्टेबिलिटी रिलेट्स टू द फ्यूचर आउटकम, वेयर एज कंफर्मेटरी, ये देखें, वैल्यू रिलेट्स टू द पास्ट। ठीक है, एक्चुअली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर एसेट और लायबिलिटीज और इक्विटी की डिटेल होती है, वो सारे का सारा कंपनी का फ्यूचर होता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट इसलिए है कि फ्यूचर में हमसे बेनिफिट लिया जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, कैश इसलिए है कि इस्तेमाल करेंगे, रिसीवेबल इसलिए है कि पैसे आएंगे, स्टॉक इसलिए है कि बेचेंगे, गा गे गी, पेबल पे करेंगे, इक्विटी ओनर को पे करेंगे, लोन पे करेंगे, तो हर चीज फ्यूचर के बारे में है। लिहाजा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो वैल्यू है वो प्रोडिक्टेबल होती हैं, लेकिन वो ऑन दी बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट होती है। और जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर वैल्यूज कंफर्मेटरी होती हैं कि जी जो कुछ हुआ हुआ है उसकी उसके रिजल्ट होते हैं, और हाँ उनकी बेस के ऊपर बैलेंस शीट के अंदर भी वैल्यूज जो हैं वो कंफर्मेटरी होती हैं, लेकिन उनसे आगे की प्रोडिक्शन की जा सकती है। द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटेरियलिटी। हाँ, मटेरियलिटी हर जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, ये जो डेबिट क्रेडिट की बातें हैं ना, इनको मटेरियलिटी नहीं इफेक्ट करती। हम बात करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, एक पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा 8 10 15 पेजेस का, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें सिर्फ फिगर वर्क के अलावा भी देनी होती है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। फर्ज करें मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है 5 मिलियन का, तो मैंने एंट्री कर ली अपने पास, कैश डेबिट, कैश आ गया ना मेरे पास, मेरा एसेट बन गया, इंक्रीज इन एसेट हो गई। और लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक क्या है, लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी होगी। ओके, कैश टू लोन फ्रॉम बैंक, ये एंट्री होगी 5 मिलियन का। अब मैंने अपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो उस दिन मैंने वो लोन पे ऑफ करना था, अभी मैंने पैसे लोगों के देने थे, लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने वो 5 मिलियन लायबिलिटी में दिखा दिया। ठीक है, कितनी लायबिलिटी दिखाई हमने, 5 मिलियन की। अब इसके अंदर लायबिलिटी जो है वो तो 5 मिलियन ही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि जब आप लोन लिखें, अमाउंट लिखें, तो ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ ये बताएं कि ये लोन आपने वापस कब करना है, कितने इंस्टॉलमेंट में देना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके अगेंस्ट आपने क्या चीज़ प्लेज करवाई है, सिक्योरिटी क्या रख के ये लोन लिया है। अब अगर ये तीनों चीज़ें मैं नहीं बताता तो ये एक मटीरियल डिस्क्लोजर को मैं फॉलो नहीं करूँगा। यानी सिर्फ फिगर देना ही मटीरियलिटी नहीं है, उसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मटीरियल हो सकती है। लिहाजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जब मैं लोन लिखूंगा तो उस लोन के साथ ये फिगर बताना कि ये लोन कब लिया गया, कब वापस करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट मैंने सिक्योरिटी क्या दी हुई है, ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाए। और रेलेवेंस को डिटरमिन करते वक्त भी कहता है मटेरियलिटी को ध्यान में रखना है। अगर मैंने कोई छोटा मोटा किसी से 1500 10,000 का लोन लिया है, उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियलिटी वहाँ इंफॉर्मेशन मटेरियल होगी जहाँ यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को उसका बताना या ना बताना इफेक्ट कर रहा होगा। आगे चलो भाई। ओके, फेथफुल प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गुड give true and fair view of the financial position and financial performance and changes in financial position of an entity। ठीक है, ये जो चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन है बेसिकली चेंजेस इन इक्विटी है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये बेसिकली कंप्रीहेंसिव इनकम को वो कहता है। ठीक है, अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ दीज, के फेथफुल प्रेजेंटेशन किस किस चीज़ की होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू किसका होना चाहिए, कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज का, कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस का, और कंपनी की इक्विटी के अंदर जो चेंजेस आई हैं उनकी बकायदा फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक
फिनोमिना बाय डिपिक्टिंग देम वर्ड्स एंड नंबर्स। कहता है सिर्फ नंबर से नहीं, कहता है ये जो नंबर्स होते हैं इनसे जो इकोनॉमिक फिनोमिना हुआ होता है वो नज़र आ रहा होता है, जो प्रोसेस हुआ वो होता है, क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या उधार दिया, ये क्या इकोनॉमिक फिनोमिना है। तो कहता है सिर्फ उन नंबर से नहीं बल्कि वर्ड से भी। ठीक है, इन वर्ड्स एंड नंबर्स। वर्ड्स मैंने अभी आपको बताया, लोन की एग्जांपल दी, के साथ ये भी बताना है कि कब लिया था, क्या रेट था, कब वापस करना है, सिक्योरिटी क्या दी है, तो वो वर्ड्स में लिखना। To be useful, financial must not only represent relevant phenomena, but it must also faithfully represent the phenomena that it purports to represent। कहता है जी सिर्फ वो बताना, फैक्ट बताना जरूरी नहीं है, बल्कि इस तरह से बताना जरूरी है कि वो फेथफुल प्रेजेंटेशन नजर आ रही हो। ठीक है, फर्ज करें मैं ये कह देता हूं कि जनाब ये फलां बंदा जो है ये ठीक नहीं है, मैंने बता दिया ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि भाई क्यों ठीक नहीं है, उसने को फ्रॉड किया है तो बताना है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी फिगर को लिख देना काफी नहीं है, ये भी बताना है कि वो फिगर इस तरह से क्यों है। तो इस क्यों का आंसर भी फेथफुल प्रेजेंटेशन में। अ परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन वुड हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक। नंबर वन, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। फेथफुल, फेथफुल की डेफिनेशन अकाउंटिंग में क्या है कि इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो। शायद आम लाइफ में भी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन यही हो, लेकिन बहरहाल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है तो वो फेथफुल नहीं है इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। ये बात तय हो गई कि हर बात मटीरियल रिस्पेक्ट में होनी, न्यूट्रल होनी चाहिए। वो किसी पर्टिकुलर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि यार टैक्स वाले देखेंगे तो इसलिए इसको ऐसे बना दो, नहीं, वो न्यूट्रल होके होनी चाहिए। ठीक है, और फ्री फ्रॉम एरर, उसमें एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, whether they where there are number of errors or omission in the description of the phenomena and the process used to produce the reported information has been selected and applied with no error in the process। error नहीं होनी चाहिए, अगर error होगी तो फिर भी, यानी इनमें से कोई भी एक चीज कम होगी, कंप्लीटनेस नहीं होगी, न्यूट्रलिटी नहीं होगी और फ्री फ्रॉम एरर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। आगे चलो जी। मटीरियलिटी, मैंने आपको बता दिया कि मटीरियलिटी का मतलब क्या है। द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी, कि मटीरियलिटी जो है वो किसी चीज के रेलेवेंट होने या ना होने को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मसलन कि कोई बंदा ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई पीएन कोई बहुत स्ट्रेटजिकल इंफॉर्मेशन बात करता है तो हम कहते हैं यार ये बंदा रेलेवेंट नहीं है तो इसकी कई भी बात मटीरियल नहीं। लेकिन अगर एक सीएफओ को ऐसी स्ट्रेटजिक बात करता है तो इसका मतलब क्या है, तो बंदा रेलेवेंट है, लिहाजा उसकी कई भी बात मटीरियल है। तो मटीरियलिटी जो है, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मटीरियलिटी से अफेक्ट होती है। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल if omitting or misstating it would influence the decision that user make on the basis of financial information about a specific reporting entity। ठीक है, क्या हुआ जी भला, हुआ ये कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दिया जाए तो यूजर जो बता के डिसीजन लेता वो कुछ और होता और ओमिट करने से और होता। तो ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी मटीरियलिटी के वक्त हमने कंसिडर करना है, और मिस स्टेटमेंट को भी कंसिडर करना है कि भाई ये बताएं, ऐसे बताएं तो डिसीजन और होगा, ऐसे बताएं तो डिसीजन और होगा, बताएं तो डिसीजन और होगा, ना बताएं तो डिसीजन और होगा। तो बताएं और ना बताएं ये क्या है, ओमिशन है, ओमिटिंग मटीरियलिटी है। और ऐसे बताएं तो डिसीजन और ऐसे बताएं तो डिसीजन और, तो ये क्या है, मिसस्टेटिंग मटीरियलिटी है। तो अल्टीमेटली मटीरियलिटी का मतलब ये है कि कोई इंफॉर्मेशन बताने या ना बताने से इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए यूजर का, या किसी इंफॉर्मेशन के ऐसे बताने या वैसे बताने से यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए, तो वो वाली इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी, मटीरियल इंफॉर्मेशन होगी। एन एरर विच इज टू travel to affect a user's understanding of financial statement is referred to as immaterial। is to travel, to travel का मतलब है वो बहुत छोटी हो। ठीक है, बहुत छोटी मिस्टेक हो, ट्रेवल। ठीक है, ये ट्रेवल नहीं है, ट्रेवल है, कि वो इतनी मिस्टेक छोटी हो कि वो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट ही ना कर सकती हो। तो कहता है ऐसी जो एरर है
ऐसी जो मिस्टेक है वो क्या होगी, वो मटेरियल नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी स्मॉल है कि यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर। देयर इज नो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ मटेरियलिटी। कहता है ये मटेरियलिटी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी इतनी गलती होगी तो मटेरियल होगी, इतनी गलती होगी तो ये मटेरियल नहीं होगी। ये डिपेंड करता है यूजर्स के कैटेगरी के ऊपर कि कौन यूजर इसको देख रहा है। लिहाजा मैनेजमेंट को हर यूजर की जगह पर आके सोचना पड़ता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन बताने या ना बताने से फलां बैंक का डिसीजन तो नहीं चेंज होगा, फलां टैक्स वाले का डिसीजन तो नहीं चेंज होगा। सो ये यूजर टू यूजर जो है वो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो सकता है। कहता है मटीरियलिटी दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड इन मैग्नीट्यूड एंड अदर इज कॉल्ड इन क्वालिटी। क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी और क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। ये क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट वाइज कितनी है, गिवन साइज इज deemed to be material like 5,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, ये जो अमाउंट है ये क्या होगी, इसको हम कहते हैं मटीरियलिटी इन मैग्नीट्यूड। आगे चलो भाई, ये देखिए, two smaller businesses prepare financial statement that shows that each has non-current asset of rupees 10 million and each has profit for the year 100,000। ठीक है, each business discover rupees 20,000 error। कहता है जी उन्होंने 20,000 की गलती उन्होंने डिस्कवर की। दिस रिलेट्स टू हाउ बिजनेस ए अराइव्ड एट द टोटल नॉन करंट एसेट which are now overstated by rupees 20,000। this is immaterial, small error है नॉन करंट एसेट फिगर एंड इट्स ओमिशन वुड नॉट बी मिसलीडिंग। क्यों ऐसा है जी? वो कहता है कि जी आपने जो तो किसी कंपनी के एसेट थे वो 10 मिलियन के थे, तो वो एक्चुअली इन 10 मिलियन में 20,000 रुपया ज़्यादा वैल्यूएशन उसकी हुई है कि ये ओवरस्टेट कैसे हो गए। वो कहता है कि जी ये आपकी एसेट की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, 20,000 ज़्यादा है एक्चुअली। ये कितने के हैं, ये 10 मिलियन के, 1 करोड़ के नहीं हैं, ये 99 लाख, कितना बनेगा, 99,80,000, ये 99,80,000 के थे और हमने इन्हें 1 करोड़ लिख दिया, 20,000 ज़्यादा लिख दिए। तो कहता है कि 20,000 की का जो मैग्नीट्यूड है आउट ऑफ 10 मिलियन, ये बहुत ही मामूली है। जब हम ऑडिट पे जाएंगे ना तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे देयर आर सर्टन पैरामीटर जिनकी बेस के ऊपर मुझे ये जज करना है कि ये मटेरियल है या नहीं है, लेवल डिटरमिन करेंगे। मैं अभी वो आपको बात बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। बहरहाल अभी आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यार अगर इस 2 लाख की जगह फर्ज करें मैं कहता 20,000 की जगह 2 लाख की मिस्टेक होती तो वो क्या 2% हो जानी थी, लेकिन ये जो 20,000 है ये शायद 0.02% है या 0.2% है, तो 0.2% इज नॉट मटीरियल। ठीक है, दिस रिलेट्स टू हाउ बिजनेस बी अराइव, कहता है एट द प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज 20। अब कहता है जी अगर एक कंपनी का प्रॉफिट है, एक दूसरा बिजनेस है जिस जो बिजनेस बी है, ठीक है, अगर वो उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंसिडरेबल है, तो उनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 लाख है। अब 1 लाख के अंदर 20,000 रुपए की मिस्टेक बहुत मटीरियल है, ये बनती है 20% तकरीबन। ठीक है, तो ये जो अमाउंट में मटीरियलिटी को डिटरमिन करना जो है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड मटीरियलिटी या क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी। ठीक है, अ बिजनेस ओज मिस्टर ए रुपीज 1 मिलियन एंड इज ओड रुपीज 950 बाय मिस्टर बी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ शोइंग एन एसेट ऑफ, हाँ कहता है जी अगर आप ये कर लें कि आपने 10 लाख रुपया किसी का देना है और 950 किसी से लेने हैं, तो अगर आप इन दोनों को नेट कर लें तो ये होगा कि आपने 50,000 देना है सिर्फ। तो कहता है इन दोनों को नेट ऑफ करना एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी। क्यों भला? कि आपको बताना ये है कि आप किसी एक, हाँ एक बंदे से ये लेने देने होते तो मैं कर सकता था, स्टैंडर्ड मुझे इजाजत देते हैं कि मैंने ए ही से लेना होता और बी की बजाय ए ही को देना होता, तो फिर मैं नेट ऑफ कर सकता था, फिर मैं कह सकता था कि भाई मैंने नेट 50,000 देना है। लेकिन अगर मैंने देना ए का है और लेना बी से है तो मैं इसे नेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है दिस इज अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, ये एक मटीरियल, ये भी मैग्नीट्यूड मिस स्टेटमेंट है। आगे चलें, नेचर जिसे मैं क्वालिटेटिव कह रहा हूँ, ठीक है, इसे हम क्वालिटेटिव मटीरियलिटी भी कह सकते हैं। और जो पीछे था जरा पीछे जाएं,
और पीछे, हाँ जी, इसको हम क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव मटीरियल। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। अच्छा जी, नेचर, बिजनेस आर सम टाइम प्लेस अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोन लेते हैं तो लोन के साथ वो बातें बतानी होती हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम अपना स्टॉक शो करते हैं कि मेरे पास 50 लाख का स्टॉक है, उसमें कुछ स्टॉक मैंने बैंक के पास प्लेज रखवा के उसके ऊपर लोन लिया होगा, तो स्टॉक तो 50 लाख का ही है, वो भी शो किया, जितना लोन लिया वो भी शो किया। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये बताएं कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कहाँ कितना कितना प्लेज है। बैंक अल फलाह के पास कितना प्लेज है, एबीएल के पास कितना प्लेज है, हबीब बैंक के पास कितना प्लेज है। अब ये बात बताना या ना बताना ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है। क्यों? कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है और हर लीगल रिक्वायरमेंट मटेरियल होती है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाय नेचर या क्वालिटेटिव मटेरियलिटी। आगे चलें। प्रूडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, प्रूडेंस के जनरल मीनिंग है दूर अंदेश होना। प्रूडेंस के जनरल मीनिंग क्या है? दूर अंदेश होना। दूर अंदेशी का मतलब ये होता है दूर की सोचना, कंजर्वेटिव होना। जैसे हम अपने बुजुर्गों को कहते हैं ना, यार बाबा बड़ा कंजर्वेटिव है, उसका मतलब ये होता है कि यार बाबा जो है ना वो बहुत छोटी छोटी बातों का नोटिस लेता है, कंजर्वेटिव है, डरपोक है। यहाँ प्रूडेंस का मतलब भी कुछ इसी तरह का है। अकाउंटेंट शुड बी प्रूडेंट इन देयर अकाउंटिंग बिहेवियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उन्हें लोगों को सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए। हमने अभी बात की ना कि कुछ इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टिव होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर के, फ्यूचर में ऐसे होगा, इतनी लायबिलिटी पे करेंगे, इतने एसेट हमारे पास हैं, इतने पैसे लेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये फ्यूचर है। कहता है लोगों को इसके बारे में सब्ज बाग ना दिखाएं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, वो कहता है अगर आज आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि आपने 50 लाख का खरीदा है, और आपको ये पता चल गया कि ये स्टॉक आपने इटली भेजना था, इटली के अलावा किसी मुल्क में उसकी यूटिलिटी नहीं थी, कोई ऐसा टेक्निकल होगा वो स्टॉक, एज्यूम कर लेते हैं समझाने के लिए। अब इटली में आ गया कोरोना पेंडेमिक, अब कोरोना की वजह से इटली ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। अब वो वाला माल जो है पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में, वो बना ही इटली के लिए था, वो कोई नहीं खरीदेगा। अगर कोई खरीदेगा तो कोई कबाड़िया को वेस्ट वाला 50 लाख का माल आपके पास पड़ा हुआ है आज, और आपको दूर दूर तक लगता है कि इटली में ये डिसाइड हो गया कि इटली अब नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो 6 महीने से ज्यादा रहेगा, वो खराब हो जाएगा, कोई ऐसी चीज है। आज अगर आप उसे बेचते हैं तो कोई उस 50 लाख का सिर्फ 10 लाख देने के लिए तैयार है। अब इस बात का आपको आज पता चल गया पता। अब स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अपना ये जो इन्वेंट्री वाला एसेट है वो 50 लाख का मत बताएं, सब्ज बाग मत दिखाएं। आप उसको आज ही अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 10 लाख का कर लें। भाई कैसे करेंगे? वो बात की बात है, अकाउंटिंग एंट्रीज करके करेंगे, यानी वो लॉस बुक कर लें। लेकिन यानी अगर आपको नजर आ रहा हो कि फ्यूचर में नुकसान होने जा रहा है तो आज बुक कर लें, बता दें लोगों को, पर्दे में ना रखें। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने जा रहा है तो वो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ना करें। अगर आपको लगता है कि यार ये जो आपका 50 लाख का स्टॉक है, मार्केट बहुत बेहतर हो गई है, ये हो गया वो हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, तो आपका ये 50 लाख का स्टॉक जो है ये 70 लाख का बिकेगा, तो फिर उस स्टॉक को 50 लाख का ही रहने दें, 70 लाख का मत करें। यानी एक एक्सपेक्टेड इनकम हो तो उसे रिकॉर्ड ना करें, उसको कंसिडर ना करें, और अगर एक एक्सपेक्टेड लॉस हो तो उसे कंसिडर करें, उसे रिकॉर्ड करें। ये है प्रूडेंस। आपके पेपर होते हैं सीए के, आप घर जाते हैं तो पेपर बस ऐसे बराबर बराबर से हुए हैं। अब आपकी दो अप्रोचेज हैं बताने की।
एक अप्रोच ये है कि आपके फादर ने इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई डिसीजन लेना, आपकी एंगेजमेंट करनी, उन्होंने आपको बाइक लेके देनी, गाड़ी लेके देनी, व्हाटएवर। आप जाके ये कह दें कि जी पेपर बहुत ज़बरदस्त हुआ है, वालिद साहब आपकी एंगेजमेंट कर देते। बाद में रिजल्ट आता है, वो तो वही आना था जो करतूत करके आए थे। वालिद साहब को अपने फैसले पे मायूसी हो, क्योंकि आपने उन्हें सब्ज बाग दिखा दिया, आपने एक एक्सपेक्टेड इनकम रिकॉर्ड कर। लेकिन अगर आप उन्हें ये कह दें कि जी पेपर, कोई भी वजह बता के जी पेपर मुश्किल थे, मेरी तैयारी भी ऐसी थी, तो उम्मीद नहीं है कि पेपर पास हो जाए, अब रिजल्ट आएगा और आप फेल हो जाएंगे, तो आपके फादर ने अगर कोई डिसीजन आपकी इस इंफॉर्मेशन के बाद भी किया होगा, ये बताने के बाद कि जी पेपर अच्छे नहीं हुए, उन्होंने कोई फैसला कर लिया आपको कोई चीज़ दिलाने का, आपकी इंगेजमेंट करने का, और रिजल्ट भी वैसा ही गंदा ही आया, तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ही नोज कि आप उन्हें बता चुके हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ये बताएं कि जी मैं तो पेपर गाड़ के आया हूँ, ये हो गया, 110 नंबर आएंगे, ये है, और बाद में फेल हो जाएंगे, तो वो मायूस होंगे, उन्हें अपने फैसले के ऊपर पशेमानी होगी। हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं? यूजर्स के लिए बना रहे हैं। तो अगर मैं उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कल को गलत साबित हो, तो वो मेरे ऊपर नाराज होंगे। और अगर मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि जी शायद मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन कल को मुझे नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट हो जाता है, तो शेयर होल्डर फिर भी खुश होगा, यूजर फिर भी खुश होगा, क्योंकि उसने अपना फैसला आपने जो नुकसान का इंडिया दिया होता उसके मुताबिक किया था, और बाद में प्रॉफिट हो गया, दे विल फील हैप्पी। अंडरस्टैंड? तो प्रूडेंस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट समटाइम रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटी इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, if a business is owed rupees 1 million by number of its customer, there will be some uncertainty to whether all the money will be। कहता है आपने लोगों को उधार दिया हुआ है, ये उसने ये एग्जांपल दी, और आपको शक है कि यार कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, कुछ लोगों का सर्टन हो गया कि यार इन्होंने पैसे नहीं देने, तो कहता है आप अपना वो रिसीवेबल खत्म कर, वो जाली रिसीवेबल होगा, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। ये जो मैं फ्यूचर लॉस को रिकॉग्नाइज करता हूँ और फ्यूचर इनकम को इग्नोर करता हूँ, ये प्रूडेंस कहलाता है। कहता है अकाउंटेंट्स को प्रूडेंटली अकाउंटिंग करनी चाहिए। हर फ्यूचर लॉस को, जो आपको एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड कहेंगे, ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड एंड ऑल एक्सपेक्टेड इनकम्स आर टू बी इग्नोर्ड। अंडरस्टैंड? अ कंपनी हैज रिसीव्ड, ये उसने एग्जांपल दी है, इसको आपने पढ़ना है। आगे चलें, गोइंग कंसर्न बेसिस। लो जी, कहते हैं जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम, कहता है ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के तहत बनती है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ये ज्यूम करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर प्रेजेंट करते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में भी चलते रहेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस फ्यूचर में ये तय हो जाए कि नहीं चलने, तो फिर मेरी बुक्स के अंदर, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ 100 रुपए की है, वो फ्यूचर में 100 रुपया रियलाइज नहीं करवाएगी। जब आपको ये पता चल जाता है कि कोई बंदा बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, तो उसकी 1 लाख रुपए की मशीन आप कहते हैं भाई 20,000 में दे दो, उसने आपसे 10 लाख रुपया लेना, आप कहते हैं भाई 2 लाख ले लो, ऐसा होता है ना? वो कहता है कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे कि बिजनेस कंटिन्यू है, कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू है, बिजनेस चल रहे हैं। क्योंकि अगर बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न ना असेस किया जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कॉन्सेप्ट के बगैर बनाई जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर बहुत सारी चीज़ें उस वैल्यू पे शो नहीं होंगी जिस वैल्यू के ऊपर वो बैलेंस शीट में नज़र आ रही हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नज़र आ रही हैं। स्टॉक 5 लाख का 2 लाख का रह जाएगा, रिसीवेबल 10 लाख का 4 लाख का रह जाएगा, मशीनें 50 लाख की 30 लाख की रह जाएंगी, ऐसा होगा ना? तो ये जो मैं बिजनेस को इस तरह से एज्यूम करके काउंटिंग करता हूँ रूटीन के अंदर कि वो वाइंड अप नहीं होने जा रहे, वो फोर्सिएबल फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट का ऐसा जिस लेवल की काउंटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए। तो उसने लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन दी अजम्पशन, इस मफरूजे के तहत बनाई जाती हैं
एंटी विल कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न फोर्सिएबल फ्यूचर में, एंड डज नॉट इंटेंड टू गो इन टू नॉर विल बी फोर्स इनटू लिक्विडेशन। ना उसका इरादा है लिक्विडेट होने का और ना ही हालात ऐसे हो जाएंगे कि उसे लिक्विडेट होना पड़े। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एंट्री जो है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के तहत, द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। ठीक है, एसेट की जो वैल्यूएशन है वो फैक्ट हो जाती है। अगर गोइंग कंसर्न के बगैर अकाउंट बनाए जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि एसेट की जितनी वैल्यू नॉन करंट एसेट की मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा रहा हूं उसकी फ्यूचर वैल्यू भी उतनी। और अगर एक कंपनी गोइंग कंसर्न ना हो तो एसेट अपनी उतनी वैल्यू फेच नहीं कर पाते जितनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आ। लिहाजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए मुझे इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखना है कि अगर बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस फ्यूचर में लिक्विडेट होते नजर आ रहे हो अगले 12 महीनों में या बंद होते नजर आ रहे हो, तो मुझे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो एसेट और लायबिलिटीज है उनको उनकी रियलाइजेबल वैल्यू पे लेना चाहिए, ना कि उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेना चाहिए। रियलाइजेबल वैल्यू पढ़ा है हमने, करंट वैल्यू जो इस एसेट की जितने पैसे आज मिलेंगे तो फिर मुझे उसे उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसको पढ़ना है जी आपने, आगे चलें जी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, देखें सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि ट्रांजैक्शन का जो सब्सटेंस है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी लीगल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं। गाड़ी लीज की होती है, लीज की गाड़ी का टाइटल किसके नाम होता है? बैंक के नाम होता है जिससे आपने लीज पे ली हुई। लेकिन उसको गाड़ी की तरह कौन इस्तेमाल करता है? आप इस्तेमाल करते हैं, लीज पे लेने वाला इस्तेमाल करता है। तो जो लीज पे गाड़ी ले रहा है उसके लिए वो एसेट है, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगा, उधार रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने वो पैसे देने हैं, जितने की गाड़ी वो भी देने हैं और जो पैसे यूज कर रहा हूँ उसकी प्राइस इंटरेस्ट की शक्ल में वो भी देनी है, लीज रेंटल की शक्ल में। और अगर मैं लीगली जाऊं तो मैं उस गाड़ी को बुक ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका टाइटल ही मेरे नाम नहीं है। रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर बैंक अल फलाह का नाम लिखा हुआ है, वो तो बैंक अल लीगली वो बैंक अल फलाह की गाड़ी है, फाइनेंशियली स्पीकिंग वो मेरी गाड़ी है, उधार ली हुई है, पैसे दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो कहता है अकाउंटिंग करते हुए ट्रांजैक्शंस का जो सब्सटेंस है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी लीगल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत मैं इंस्टॉलमेंट पे ली हुई चीज को खुद रिकॉर्ड कर लूंगा, भले उस मोटरसाइकिल का टाइटल जब सारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी तब मेरे नाम ट्रांसफर होगा। लीगली वो मेरी नहीं होगी लेकिन फाइनेंशियली वो मेरी है। लीज पे ली हुई गाड़ी लीगली मेरी नहीं है लेकिन फाइनेंशियली वो मेरी है। तो अकाउंटिंग करते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन का जो सब्सटेंस है वो उसकी जो हकीकत है, हकीकत क्या है कि वो मेरा एसेट है, उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती है, इजाफा होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, कोई नुकसान होता है, वो मेरा, वो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, उसका इफेक्ट बैंक के ऊपर नहीं आता, लेकिन कानूनी तौर पर लीगल टाइटल किसका है? बैंक का है। ठीक है, लिहाजा अकाउंटिंग करते हुए हमने लीगल टाइटल को नहीं देखना, हमने सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन को देखना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस ऑफ फॉर्म, इसको पढ़ना है आपने एक दफा। आगे चलो जी, आगे चलो, ये सब सब्सटेंस के बारे में लिखा हुआ, एक दो एग्जाम्पल है और आगे फिर उसने एनालिसिस किया हुआ है। आगे चलो जी, ओके। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है एबीसी एंटरप्राइजेस की, ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है, मेजर आपका होमवर्क ये एग्जांपल है। आगे चलो जी, ठीक है। और इसी तरह ये अलादीन ट्रेडर की, ये भी इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने इसमें से कॉन्सेप्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो आपको एक स्टेटमेंट देता है और कहता है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपके जहन में कौन सा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो जहन में आता है। ठीक है, लाइक जैसे ये लिखा हुआ है, on reviewing the draft financial statement of Aladdin Traders for their ended June 30, following matters have been identified. Freight incurred on merchandise was classified into administrative expenses. Last year, consistency concept. कहता है जी पिछले साल वो एडमिन एक्सपेंस ट्रीट हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर वो कॉस्ट ऑफ सेल था, इस साल वो एडमिन में, तो फौरी तौर पर कौन सा कॉन्सेप्ट जहन में आता है? कंसिस्टेंसी। और बेटा ये वही लिख सकेगा, वही जज कर सकेगा जिसने एक एक लाइन पिछली थ्योरी की पढ़ी होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बाद जिंदगी में कभी आपने बेसिक्स नहीं पढ़नी, पास हो गए तब भी नहीं पढ़नी, फिर आप कहेंगे यार अब मैं ये बेसिक छोटी छोटी बातें पूछता फिरूं, और खुदा न खास्ता फेल हो गए फिर भी नहीं आपने पढ़नी, आपने कहना अच्छा यार ये तो पढ़ा हुआ है, आगे चलो सवाल सोल्व करो।
तो इसलिए इसकी एक एक लाइन पढ़ने के बाद ये एग्जाम्पल अटैम्प्ट कीजिएगा। हर एग्जाम्पल अटैम्प्ट होगी, जिस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आएगा उसे कल सर्कल करके आइएगा, हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम इसे आगे चलेंगे। ये सारा उसी को एक्सप्लेन किया हुआ उसने, आगे चलेंगे। ले यहाँ तक हम रहेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम इसे आगे चलेंगे। ये कुछ बातों की रेपिटेशन होनी है, ये कल गो थ्रू करके चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल इंशाल्लाह ताला फिर एक प्रॉपर सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर का। एनी क्वेश्चन जी? कासिम। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कंप्लीटनेस का एक दफा दोबारा बता दीजिए। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हर चीज़ मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड करनी। ये नहीं करना कि कुछ सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें, कुछ छोड़ दें। आप 30 जून तक का अकाउंट बना रहे हैं या 31 दिसंबर तक का अकाउंट बना रहे हैं, तो जो 31 दिसंबर को शाम 4 बजे सेल हुई, आपके यार इसको रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ये अगले साल में बुक कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कंप्लीटनेस के रूल को फॉलो किया। ठीक है, ठीक है सर। सुभान अफजल जी। सुभान जैसे साहब आपने एग्जाम जी। कि हमने मतलब वहाँ पे कुछ भेजने थे तो वो नहीं भेजे गए, भाई तो सर हमें आवाज़ मतलब कट गई, आपकी आवाज़ कट गई, दोबारा बोलें ज़रा। तो मैंने कहा जैसे आपने एग्जांपल दी है ना वो इटली वाली, हाँ गुड्स जी, भेजने थे वहाँ पे, हाँ हाँ तो अगर सर उसमें मतलब हमें 10 लाख रुपए एंड में मिलते हैं, हाँ, मतलब स्क्रैप के मिल जाते हैं हमें, हम्म। तो हम जो लॉस है वो 40 का लगाएंगे कि जो हमें मतलब कॉस्ट पर ही उसकी लगाएंगे? 40 का बेटे, 40 का। मेरे 40 नहीं, जो मेरी मतलब कॉस्ट हमें, है। नो 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 नो, हाँ जी मैंने कहा था मेरे पास वो 50 लाख का पड़ा, वो कितने का बिकना है वो भी बात की बात है। मैंने जी वो जी 50 लाख का अच्छा अच्छा, बनाया या खरीदा था, ठीक है ना, वो सेल वैल्यू नहीं थी उसकी, तो उस अब वो 10 लाख का बिक रहा है तो 40 लाख में लॉस रिकॉर्ड कर। मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाना था वो हमने लॉस में ही ऐड करना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, वो जब तक अर्न ना हो जाए उसे, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा ना, कि एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में कैसे रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? जी सर। जी, और जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे और हमें भी। थैंक यू।